ये सोचने वाली बात है कि जब भी हम शेयर बाजार में लिस्टेड किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के बारे में सोचते हैं ना, हाँ तो दिमाग में क्या तस्वीर उभरती है? हाँ, ज्यादातर लोगों को लगता है कि वही, जैसे बड़े बड़े सर्वर रूम्स होंगे या भारी भरकम इंडस्ट्रियल मशीन्स या सिलिकॉन वैली का कोई बहुत ही हाईटेक स्टार्टअप होगा। बिल्कुल, जहाँ हर चीज बस आंकड़ों पर चलती हो। सही कहा। हर चीज एकदम लॉजिकल, डेटा पर आधारित और किसी भी तरह की भावनाओं से दूर। लेकिन सोचिए क्या हो अगर एक पूरा का पूरा व्यापारिक साम्राज्य किसी एक बेहद पारंपरिक, पवित्र और एक इमोशनल धागे पर टिका हो। यानी आप मंगलसूत्र की बात कर रही हैं? जी हाँ, एक ऐसा आभूषण जिसे भारत में शादी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और सोचिए उसी एक प्रतीक को आधार बनाकर कोई कंपनी 3D प्रिंटिंग और लेजर तकनीक का इस्तेमाल करे और करोड़ों की एक कॉर्पोरेट मशीन खड़ी कर दे। ये सच में दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है ना, जो शेयर बाजार के उन नीरस आंकड़ों में भी एक धड़कन पैदा कर देता है। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। ये एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है असल में। बिल्कुल, और जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस विस्तृत विश्लेषण के लिए हमने कुछ खास स्रोतों का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। जैसे कि उनके IPO की समीक्षाएं और रिपोर्ट्स। हाँ, उनका IPO और उसके अलावा सही और मल्टीबैगर AI जैसी तकनीकी वित्तीय रिपोर्टें और रिटेल ज्वेलर जैसे आभूषण उद्योग के प्रतिष्ठित लेख भी शामिल हैं। तो हमारा आज का लक्ष्य ये जानना है कि कैसे एक कंपनी ने सिर्फ एक पारंपरिक गहने को पकड़कर इतना विशिष्ट बिजनेस मॉडल बना दिया कि वो शेयर बाजार तक पहुंच गए। देखिए, ये बिजनेस की दुनिया का एक बहुत ही दुर्लभ स्वरूप है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चीजें कल्चरल या ट्रेडिशनल होती हैं वो कॉर्पोरेट स्केल पर मतलब बड़े पैमाने पर खरी नहीं उतर सकती। हाँ, उन्हें स्केल करना मुश्किल होता है। सही कहा। लेकिन जब परंपरा को सही बिजनेस स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी का साथ मिलता है तो नतीजे सच में चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये सिर्फ एक गहना बनाने की बात नहीं रह जाती, ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन को नए सिरे से डिफाइन करने का मामला है। वही तो, और इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू वो स्ट्रेटजी है जिसे हम सिंगल प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कहते हैं। एकदम सही। उन्होंने ज्वेलरी मार्केट के एक बहुत ही छोटे से हिस्से को, यानी एक नीश को चुना और अपनी पूरी ताकत उसी पर लगा दी। मतलब पिछले 15 सालों से वो कंगन, झुमके या अंगूठियां बनाने के झंझट में ही पड़े नहीं। उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मंगलसूत्र पर रहा है और इसी ने उन्हें इतना बड़ा फायदा दिया। तो इसको समझने के लिए हम एक एनालॉजी ले सकते हैं। ये ना उस शेफ की तरह है जो अपने रेस्टोरेंट के मेनू में 50 अलग-अलग डिश नहीं रखता। हाँ, बस एक ही डिश बनाता है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक डिश बनाता है, लेकिन इतनी खूबी और परफेक्शन से बनाता है कि शहर का हर 5 स्टार रेस्टोरेंट उस डिश को खुद बनाने के बजाय उसी शेफ से खरीदना पसंद करता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर हम इस एनालॉजी को श्रृंगार पर लागू करें तो ये उनके B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल को पूरी तरह क्लियर कर देता है। मतलब उन्हें अपना मेन्यू छापने या बड़े रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो अपना माल सीधे आम ग्राहकों को बेचते ही नहीं है, वो मार्केट के उन 5 स्टार रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करते हैं जो इस इंडस्ट्री में टाइटन, मलाबार गोल्ड, रिलायंस रिटेल और जॉय लोकस जैसे बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स हैं। अच्छा, तो सीधा उन्हें सप्लाई करते हैं। हाँ, अब देखिए, इन बड़े ब्रांड्स के लिए 10,000 अलग-अलग तरह के मंगलसूत्रों का डिजाइन तैयार करना, अलग-अलग कारीगरों को मैनेज करना और फिर उन्हें पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करना, वही ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है उनके लिए। इसलिए वो ये सारा काम श्रृंगार को आउटसोर्स कर देते हैं। ओह, अब समझ आया। इससे श्रृंगार को एक तो बहुत बड़े पैमाने पर रेगुलर ऑर्डर्स मिलते रहते हैं और उन्हें जगह जगह अपने रिटेल शोरूम खोलने या टीवी पर करोड़ों के एड्स देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एकदम, उनकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगभग 0 हो जाती है। क्या बात है। इसका मतलब है कि जब कोई आम ग्राहक किसी बहुत बड़े और महंगे शोरूम में जाकर मंगलसूत्र खरीदता है तो हो सकता है कि उस पर टैग उस बड़े ब्रांड का हो, लेकिन असल में उसे श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र ने बनाया हो। इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। ये एक बहुत ही मजबूत इनविजिबल या अदृश्य पोजीशन है मार्केट में। हाँ, और मुझे लगता है इसी अदृश्य मजबूती ने उन्हें शेयर बाजार में उतरने का कॉन्फिडेंस दिया।
स्रोतों में उनके सितंबर 2025 के आईपीओ का काफी जिक्र है। बिल्कुल, और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। जब उनका आईपीओ आया तो निवेशकों ने भारी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने 155 से 165 रुपए के प्राइस बैंड पर मार्केट से लगभग 400 करोड़ रुपए जुटाए। 400 करोड़, ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, और ये उत्साह दिखाता है कि अगर आपने अपनी सप्लाई चेन और कॉस्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा है तो एक लिमिटेड नीश मार्केट में भी कितनी बड़ी संभावनाएं हो सकती हैं। सही बात है। ये पैसा तो उनके आगे के एक्सपेंशन के लिए बहुत बड़ा फ्यूल बन गया होगा। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? देखिए, बिजनेस मॉडल अपनी जगह ठीक है, लेकिन आखिर में बन तो मंगलसूत्र ही रहा है ना। और पारंपरिक रूप से हमने इसे हमेशा एक भारी भरकम सोने से लदे गहने की तरह देखा है। हाँ, जिसे महिलाएं बस शादियों या फंक्शंस में पहनती है। वही तो, आज के वक्त में जब सब कुछ बदल रहा है, महिलाएं ऑफिस जा रही हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं, तो वो रोजमर्रा की जिंदगी में इतना भारी गहना कैसे पहन सकती हैं? अगर एंड यूजर ही इस प्रोडक्ट से दूर हो रहा है तो श्रृंगार सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाकर क्या कर लेगा? यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि कंपनी ने वक्त रहते इस खतरे को भांप लिया था। उन्हें पता था कि सिर्फ परंपरा से चिपके रहे तो मार्केट सिकुड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने परंपरा को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। उन्होंने जिया नाम से अपना एक नया प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया और दिया मिर्जा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा, दिया मिर्जा, उनकी इमेज तो काफी मॉडर्न और इंडिपेंडेंट वाली है। बिल्कुल, और मकसद यही था। वो शहरी वर्किंग वुमन को ये मैसेज देना चाहते थे कि मंगलसूत्र अब बस तिजोरी में रखने वाली चीज नहीं है। लेकिन सिर्फ एड बनाने से तो काम नहीं चलेगा ना। प्रोडक्ट की डिजाइन में भी कुछ सॉलिड बदलाव करने पड़े होंगे। मैं रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी कि 2026 के अक्षय तृतीया पर उन्होंने कुछ बड़ा किया था। हाँ, उस मौके के लिए उन्होंने 3000 से ज्यादा नए डिजाइन का एक कलेक्शन लॉन्च किया। और इसमें सिर्फ ट्रेडिशनल 22 कैरेट सोना नहीं था, उन्होंने 18 कैरेट गोल्ड के ऑप्शंस भी दिए। 18 कैरेट क्यों? उसमें तो सोने की मात्रा कम होती है। लेकिन 18 कैरेट सोना ज्यादा हार्ड होता है। इस वजह से उसमें हीरे या प्रेशियस स्टोन्स जड़ना बहुत आसान हो जाता है और डिजाइन्स को बहुत ही बारीक बनाया जा सकता है। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर था उनका मॉड्यूलर डिजाइन लाना। वेट, मॉड्यूलर डिजाइन ये ज्वेलरी में कैसे काम करता है? मतलब क्या इसे अलग अलग तरह से यूज किया जा सकता है? एकदम सटीक। सोचिए, एक मंगलसूत्र है जिसका पेंडेंट आप निकाल सकते हैं, तो जब कोई महिला ऑफिस जा रही है तो वो उस भारी हिस्से को हटाकर सिर्फ एक पतली सी चेन पहन सकती है। ओह वाओ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, या फिर उसी पेंडेंट को फोल्ड करके एक ब्रेसलेट या अंगूठी की तरह पहना जा सकता है। इसे ही एवरीडे वेयर कहते हैं। उन्होंने उस पवित्र प्रतीक की इमोशन को वही रखा, पर उसके फिजिकल फॉर्म को आज के फास्ट लाइफस्टाइल के हिसाब से ढाल दिया। भारीपन को मिनिमलिज्म ने रिप्लेस कर दिया। ये तो सच में बहुत स्मार्ट है, एक कल्चरल सिंबल को एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट में बदल देना। पर अब आते हैं फाइनेंशियल्स पर, क्योंकि जब मैं सही और मल्टीबैग एआई की रिपोर्ट्स देख रही थी तो वहाँ एक अजीब सा विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन दिखा। आप Q4 FY26 के नंबर्स की बात कर रही हैं? हाँ, वही। उनका रेवेन्यू 117% बढ़कर 725 करोड़ हो गया है। ये ग्रोथ तो कमाल की है, लेकिन उसी टाइम में उनका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 19% बढ़ा है। हाँ, प्रॉफिट सिर्फ 34 करोड़ रहा। तो मेरा सवाल ये है कि प्रॉफिट इतना पीछे क्यों छूट गया? क्या ये उन टेक स्टार्टअप्स जैसा हाल है जो प्रॉफिट की परवाह किए बिना सिर्फ मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए पैसा बहा रहे हैं? देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा स्ट्रैटेजी को देखना होगा। इसे फाइनेंशियल भाषा में वॉल्यूम फर्स्ट स्ट्रैटेजी कहते हैं। वॉल्यूम फर्स्ट, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। मतलब जब आप जिया जैसा नया ब्रांड लॉन्च करते हैं, अक्षय तृतीया पर 3000 नए डिजाइन उतारते हैं, तो मार्केटिंग का खर्च बहुत होता है और उसके अलावा बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को बल्क में माल देने के लिए हेवी डिस्काउंट देना पड़ता है। अच्छा, तो वो मार्जिन्स पर समझौता कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कंपनी फिलहाल अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखकर ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम बेचने पर जोर दे रही है, ताकि मार्केट में उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाए कि कल को कोई कॉम्पिटिटर वहां टिकी ना पाए। लेकिन इसमें रिस्क नहीं है? अगर क्लाइंट्स बड़े कॉर्पोरेट्स हैं तो वो तो प्राइस और कम करवाएंगे, और उससे भी बड़ा रिस्क सोने का भाव। अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोना रातों रात महंगा हो गया तो उनका वो बेचारा 19% का प्रॉफिट तो जीरो हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, और कंपनी भी इस खतरे को जानती है। इसीलिए उनका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हेजिंग स्ट्रैटेजी पर चलता है।
सोने की कीमत के उतार चढ़ाव से बचने के लिए वो MCX और GML का इस्तेमाल करते हैं। GML श्रोताओं के लिए क्या हम इस हेजिंग और गोल्ड मेटल लोन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सरल भाषा में तोड़ सकते हैं? ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है? जरूर, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए श्रृंगार को किसी बड़े ब्रांड से 3 महीने बाद 500 किलो मंगलसूत्र की डिलीवरी का ऑर्डर मिलता है। ठीक है, 500 किलो। अब आज सोने का जो भी भाव है उस पर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन फिक्स कर लेते हैं। पर अगर 3 महीने बाद सोना 20% महंगा हो गया तो उनका तो सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा। हाँ, उन्हें महंगा सोना खरीदना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं कि MCX यानी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के फ्यूचर भाव को आज ही लॉक कर देते हैं, या फिर वो GML लेते हैं, गोल्ड मेटल लोन, जिसमें उन्हें बैंक से कैश नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं, वो बैंक से पैसे के बजाय सीधे सोना उधार लेते हैं। फिर जब वो गहने बनाकर बेचते हैं और उन्हें पेमेंट मिलती है तो उसी पैसे से वो सोना खरीदकर बैंक को वापस लौटा देते हैं। अच्छा, तो इस तरह से सोने की कीमत चाहे कितनी भी ऊपर नीचे हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम सही। वो सिर्फ अपनी कारीगरी और डिजाइनिंग की जो फीस है उस पर प्रॉफिट कमाते हैं, सोने की स्पेकुलेशन पर नहीं। ये तो सच में बहुत इफेक्टिव तरीका है अपना रिस्क कवर करने का। तो इसका मतलब उनका पूरा फोकस सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करने पर है। हाँ, और वहाँ भी उन्होंने रेवोल्यूशन ला दिया है। वही मैं रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी कि उनका सेटअप किसी पारंपरिक सुनार की दुकान जैसा तो बिल्कुल नहीं है। वो वहाँ 3D प्रिंटिंग, CNC मशीन्स और लेजर सोल्डरिंग जैसे हेवी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। हर पीस पर UID हॉलमार्क है। लेकिन मंगलसूत्र जैसी ट्रेडिशनल चीज में इतनी एडवांस टेक की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, टेक ही उनके स्केल का सबसे बड़ा राज है। अगर एक ट्रेडिशनल कारीगर हाथ से गहने बनाता है तो टाइम बहुत लगता है, थोड़ा बहुत सोना वेस्ट होता है और 2 पीस कभी एग्जैक्टली सेम नहीं होते। हाँ, ह्यूमन एरर तो होती ही है। पर जब आप लेजर सोल्डरिंग यूज करते हैं तो आप बहुत ही महीन जॉइंट्स बना सकते हैं, और ये उन मॉड्यूलर डिजाइन्स के लिए बहुत जरूरी है ताकि एक पेंडेंट बिना किसी भद्दे जॉइंट के आराम से ब्रेसलेट में बदल जाए। और 3D प्रिंटिंग का क्या रोल है? 3D प्रिंटिंग से वो किसी भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन का एक परफेक्ट मोल्ड बना लेते हैं। फिर CNC मशीन्स यूज बिना किसी गलती के हजारों की संख्या में काट सकती हैं। मतलब आपको स्पीड भी मिल रही है और परफेक्शन भी। ठीक है, अब तक की स्टोरी बहुत लॉजिकल लग रही है। उनके पास एक क्लियर नीच है, टेक है, हेजिंग की रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी है और IPO का पैसा भी। लेकिन और यहाँ आकर मैं थोड़ा अटक गई थी। क्या हुआ? तो आखिर इस सब का क्या मतलब है जब आप खुद अपनी USP को छोड़ दें? उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो अब ब्राइडल ज्वेलरी मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। हाँ, ब्राइडल मार्केट भारत का लगभग 7% हिस्सा कवर करता है। वही तो, वहाँ पहले से ही इतनी मारामारी है, तो जब आपकी पहचान ही सिर्फ मंगलसूत्र बनाने की है तो एक ऐसी जगह क्यों घुसना जहाँ इतना भयंकर कंपटीशन हो? क्या वो अपना ही फोकस नहीं बिगाड़ रहे हैं? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये दरअसल एक जरूरी कदम है। इसे बिजनेस की दुनिया में नीच टू मास का सफर कहते हैं। नीच टू मास? पर क्यों? क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो आपको एक नीश चाहिए होता है सक्सेसफुल होने के लिए। पर अब उनके पास IPO का इतना पैसा है, शेयर बाजार हर क्वार्टर उनसे ग्रोथ मांग रहा है। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट पर कब तक चलेंगे? इसे सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंसी का रिस्क कहते हैं। अच्छा, मतलब अगर कल को मंगलसूत्र का ट्रेंड कम हो गया तो कंपनी तो डूब जाएगी। बिल्कुल। तो ब्राइडल मार्केट में जाना असल में कोई भटकाव नहीं है, बल्कि अपने रिस्क को फैलाने या डी रिस्किंग का एक बहुत सोच समझा कदम है। अब कड़ियां जुड़ रही हैं। हाँ। और शायद इसीलिए वो अपनी कैपेसिटी इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट में था कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2500 किलो से बढ़ाकर अब 4000 किलो सालाना कर लिए। हाँ, और उन्होंने अपना बेस भी शिफ्ट किया है। हाँ, वो लोअर परेल से निकलकर कांदीवली में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी में शिफ्ट हो गए हैं। लोअर परेल तो मुंबई का बहुत ही एक्सपेंसिव और भीड़भाड़ वाला इलाका है ना। कांदीवली में एक बड़ा कारखाना उनके इस नए वॉल्यूम गेम के हिसाब से परफेक्टली फिट बैठता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास इस नई स्ट्रैटेजी को फंड करने के लिए बैलेंस शीट में पूरी ताकत है। अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो FY26 के एंड तक उनका डेट टू इक्विटी रेशियो घटकर 0.25 रह गया है। 0.25? इसका मतलब अगर उनके बिजनेस में 100 रुपए लगे हैं तो उसमें कर्ज सिर्फ 25 रुपए का है। एकदम सही है।
बाकी सब उनकी अपनी इक्विटी है। इससे होता यह है कि कंपनी अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ बैंकों का ब्याज चुकाने में वेस्ट नहीं करती, जो कि एक्सपेंशन के वक्त बहुत जरूरी है। ऊपर से उनके पास अभी लगभग 127 करोड़ रुपए की कैश लिक्विडिटी पड़ी है। ये किसी भी बुरे वक्त के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। और अगर आप उन्हें उनके पीयर्स जैसे उत्सव, सीजी गोल्ड या आरबीजी ज्वेलर से कंपेयर करें तो श्रृंगार का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.20% है। 36%? ये तो सच में बहुत इम्प्रेसिव रिटर्न है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। यही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट उन्हें ब्राइडल मार्केट जैसे अग्रेसिव स्पेस में उतरने की हिम्मत दे रही होगी। बिल्कुल, पैसा और लिक्विडिटी ही उनका सबसे बड़ा हथियार है अभी। ये सब सुनने में एकदम चमकदार तस्वीर लगती है, लेकिन व्यापार में कोई भी तस्वीर बिना दाग के तो होती नहीं है। इतनी टेक और आईपीओ के बावजूद कंपनी के सामने अभी सबसे बड़ा खतरा क्या है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्योंकि रिस्क का एनालिसिस किए बिना ये केस स्टडी अधूरी ही रहेगी। जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग मुझे उनकी रिपोर्ट में दिखा वो है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन मतलब उनके क्लाइंट्स गिने चुने हैं? हाँ, उनका जो टोटल रेवेन्यू है ना, उसका लगभग 32% हिस्सा सिर्फ टॉप 5 क्लाइंट से आता है। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि 15% से ज्यादा रेवेन्यू तो सिर्फ एक अकेला क्लाइंट दे रहा है। ओह वेट, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर उस एक क्लाइंट का मैनेजमेंट बदल गया या वो किसी और सस्ते सप्लायर के पास शिफ्ट हो गए तो श्रृंगार की बैलेंस शीट में सीधा 15% का गड्ढा हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो किसी भी सीईओ की नींद उड़ाने के लिए काफी है। सच में, एक झटके में रेवेन्यू गायब, और क्या रिस्क है? एक और कड़वी सच्चाई है इस इंडस्ट्री की, वो है आईपी थेफ्ट, यानी डिजाइन्स की चोरी। अब ज्वेलरी में क्या है, आपने कोई बहुत एक्सक्लूसिव 3D डिजाइन बनाया, मार्केट में आते ही कोई और कॉपी कर लेगा। हाँ, और आप हर एक छोटे डिजाइन को पेटेंट तो करा नहीं सकते। वही तो, इतने सारे डिजाइन्स को कॉपी कैट से बचाना एक हमेशा चलने वाली लड़ाई है। और एक आखिरी बड़ा रिस्क जो मुझे लगता है वो है उनका ऑपरेशंस। अब कांडीवाली वाली फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, जिसे हम सिंगल फैसिलिटी रिस्क कहते हैं। उन्होंने स्केल तो बढ़ा लिया, शिफ्ट भी हो गए, पर उनका सारा का सारा प्रोडक्शन सिर्फ एक ही कारखाने से हो रहा है। अच्छा, तो अगर मुंबई में कल को कोई भारी बारिश या बाढ़ आ जाए या उस फैक्ट्री में कोई आग लग जाए या स्ट्राइक हो जाए तो उनका तो पूरा प्रोडक्शन वहीं रुक जाएगा एकदम। और जब आप टाइटन या रिलायंस जैसे क्लाइंट्स को सप्लाई कर रहे हो तो आप एक दिन भी सप्लाई चेन ब्रेक होने का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें अपना मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग सिटीज में स्प्रेड करना ही पड़ेगा। ये पॉइंट्स काफी सीरियस हैं। तो अगर हम इन सब को एक साथ रख कर देखें तो सुनने वालों के लिए ये एक काफी आई ओपनिंग केस स्टडी बन जाती है। सही कहा आपने। ये सफर दिखाता है कि कैसे आप एक छोटे से नीश को चुनकर उसमें इतनी महारत हासिल कर सकते हैं कि अब पूरी की पूरी इंडस्ट्री आपके पास आने को मजबूर हो जाए। और साथ ही ये भी सिखाता है कि आपको कब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, कब आईपीओ लाना है और कब ब्राइडल मार्केट जैसे नए क्षेत्रों में जाकर अपने रिस्क को कम करना है। बिल्कुल, परंपरा को नई तकनीक और हेजिंग मॉडल के साथ इस तरह बैलेंस करना कोई मामूली काम नहीं है। लेकिन पता है, इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आ रहा है। कैसा ख्याल? हमने शुरू में बात की थी कि मंगलसूत्र एक पवित्र और बहुत ही इमोशनल सिंबल है, पर आज जब ज्वेलरी कंपनीज इसे 3D प्रिंटिंग और मॉड्यूलर डिजाइन्स के जरिए फास्ट फैशन या एवरीडे वेयर में बदल रही हैं, जब सारी बातें बस वॉल्यूम, प्रॉफिट मार्जिन और मार्केट शेयर की हो रही हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। क्या इस प्रॉफिट की अंधी दौड़ में उस गहने का जो असली सांस्कृतिक और भावनात्मक वजन था वो कहीं हमेशा के लिए खो तो नहीं जाएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जब किसी परंपरा का इतने मैसिव स्केल पर कमर्शलाइजेशन होता है तो क्या वो अपनी आत्मा खो देती है? इसका जवाब बैलेंस शीट्स में तो नहीं मिलने वाला। ये कल्चर और कॉमर्स के बीच का एक ऐसा टेंशन है जो हमेशा रहेगा। सही बात है, और मुझे लगता है ये एक ऐसा विचार है जिस पर इस गहन चर्चा को सुनने वालों को जरूर सोचना चाहिए। क्या हम मॉडर्न बनने की होड़ में उस पवित्र धागे की असली कीमत भूल रहे हैं? खैर, इन्हीं स्रोतों पर आधारित हमारा आज का ये विस्तृत विश्लेषण अब यहीं पूरा होता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।